गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी जो सार संग्रह मुकेश कुमार बरनवाल का है, इसके आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आज का पंचायती राज एवं नगर पालिका, पंचायती राज एवं नगर पालिका, इसमें हम पंचायती राज के बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट पर रोशनी डालेंगे। इसको हर हाल में याद करना है, क्योंकि इस किताब की खूबी और ख़ासियत यही है कि इसमें जो भी बातें हैं वो इम्पोर्टेंट बातें हैं, टू द पॉइंट बातें हैं। तो बिना देरी के भी शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, पंचायती राज की सूची का विषय। पंचायती राज की सूची का विषय है, तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ये केंद्र सूची का विषय नहीं है। पंचायती राज की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? क्या 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? ये आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची में वर्णित है। जो भी कार्य है सभी इसमें पंचायती राज के ताल्लुक से वो 11वीं अनुसूची में वर्णित है। जो भी नियम कायदे कानून हैं, जिस तरह इलेक्शन कराना है, वो सब चीज़ें इसी में वर्णित हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज पंचायत चुनाव कराने हेतु, पंचायत चुनाव ये अब चुनाव के ताल्लुक से है, हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जैसे कि ऊपर बताया कि पंचायती राज की सूची का विषय है, ऊपर जो बताया था वो राज्य सूची का विषय है। तो इसी तरह निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? जाहिर सी बात राज्य सूची का विषय है, तो निर्णय भी राज्य सरकार ही लेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? 29 विषय। इसको ज़रूर याद रखिएगा, 29 विषय। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायत चुनाव यानी पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होते हैं? पंचायत इलेक्शन वैसे ही जिस तरह विधानसभा और लोकसभा प्रत्येक 5 वर्षों में कराया जाता है, वैसे ही पंचायत चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्षों में कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद अगर पूछे तो 243 के अंतर्गत, और संशोधन पूछे तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो दोनों में अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस के ताल्लुक से एक न एक सवाल ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 24 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? पंचायती राज प्रणाली कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है नागौर ज़िला। राजस्थान का ज़िला पड़ता है क्या? नागौर ज़िला में सर्वप्रथम पंचायती राज का नमूना और प्रणाली जो शुरू किया गया था वो नागौर ज़िला में 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा
त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापना सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिस्तरीय। अब ये भी इसमें पूछ सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का अनुशंसा यानी सिफारिश किस समिति ने किया था? तो ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसमें 2 मेहता है, दोनों मेहता में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों मेहता को याद रखना है। तो एक हो गया मेहता जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा की थी, ये है बलवंत राय मेहता, सबसे पहले की थी। और आगे है हमारा है अशोक मेहता समिति। कौन है? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान यानी मॉडल की संतुष्टि की थी? सॉरी। तो द्विस्तरीय जो व्यवस्था है इसको अशोक मेहता समिति ने इस सिफारिश की थी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष पर प्रावधान किया गया है? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 है। इस ईस्वी को ज़रूर याद रखना। 1993 में ही पंचायत हो या नगर पालिका हो, इसको जो संविधान से जोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? किस स्वशासन के इकाई के रूप में संगठित किया? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हम पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया था। ये कुछ समितियां हैं, इसको एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये समिति खास करके 1 2 3 4 ये चारों समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेट भी याद कर लीजिए। ये बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि किस समिति द्वारा दी गई थी? LM सिंघवी समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई थी? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉक स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। ये कुछ पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, ये हमारा उद्देश्य है। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको यहाँ पर बताया गया। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण आप समझ रहे हैं, शक्ति का बंटवारा। जैसे कि अभी राज्य सरकार है, राज्य सरकार के जो अंदर शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार से थोड़ी कम है, क्योंकि केंद्र सरकार की शक्तियों को बांट दिया गया। उसी तरह पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत को कुछ शक्तियां दी जाती है जो राज्य सरकार प्रदान करती है। तो शक्तियों का बंटवारा 3 जगह हो गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत राज व्यवस्था में। तो इस तरह शक्तियों का बंटवारा हो गया ताकि इससे विकास में आसानी हो। विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
यदि पंचायत भंग होती है, यदि पंचायत भंग हो जाती है, यानी पंचायत किसी कारण भंग हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुखिया जो है वो एक्सपायर कर जाते हैं या जाती है, तो इस सूरत में उसका इलेक्शन 6 महीने के अंदर कराया जाएगा। तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य हो? कितने? 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किस शक्ति प्रदान की गई है? किसे शक्ति प्रदान की गई है? अब सवाल ये है कि अगर महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के अलावा भी अगर कोई वर्ग समाज में पिछड़ा हुआ है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको अगर हम आरक्षण देना चाहते हैं तो ये काम कौन कर सकता है? तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम राज्य विधान मंडलों के द्वारा किया जा सकता है कि किसको आरक्षण देना है, किसको आरक्षण नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? जिसकी आबादी कितनी हो? जिसकी आबादी हो 20 लाख से अधिक, उसको 3 स्तरीय पंचायतों का गठन करने की अनुमति दी जाती है। अगर इससे कम हो तो 3 स्तरीय पंचायतों की गठन करने की अनुमति नहीं प्रदान किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको याद रख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।